नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की के व्यापार मंत्री के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तुर्की और इजरायल के बीच व्यापार आधा हो गया है। ओमर बुलाट ने कुवैत की आधिकारिक यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की। बता दें, शनिवार को तुर्की ने कहा कि उसने गजा पट्टी में नागरिकों पर इजरायल की निरंतर बमबारी और घिरे क्षेत्र में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर परामर्श के लिए इजरायल में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। तुर्की की संसद ने इजरायल के कथित समर्थन पर कोका कोला और नेस्ले उत्पादों को अपने रेस्तरां से हटा दिया है। संसद के एक बयान में कहा गया है, ये फैसला लिया गया है कि इजरायल का समर्थन करने वाली कंपनियों के उत्पाद संसद परिसर में रेस्तरां, कैफेटेरिया और चाय घरों में नहीं बेचे जाएंगे। एक सूत्र ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि कोका कोला और नेस्ले इंस्टेंट कॉफी एकमात्र ऐसे ब्रांड थे जिन्हें हटाया गया है। यह फैसला जनता की मांग के कारण लिया गया है। बता दें, सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने लोगों से गजा पर उसके हमले का समर्थन करने वाले इजरायली सामानों और पश्चिमी कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। तुर्की लगातार गजा की आवाज उठा रहा है। इस बीच अब रिपोर्ट्स हैं कि हमास तुर्की के जरिए कुछ बात आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमास के नेता हनीये तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दक्षिणी लेबनान में एक हमले में 3 बच्चों और उनकी दादी की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल को चेतावनी दे दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है, अगर लेबनानी नागरिक मारे गए तो हिजबुल्लाह इजरायल में मरने वालों की संख्या को दोगुना कर देगा। उन्होंने कहा कि उसने अभी तक अपना पूरा वजन नहीं दिखाया है। ये टिप्पणियां इजरायल लेबनानी सीमा पर अस्थिर स्थिति को दर्शाती हैं, जहां इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच घातक झड़पें व्यापक मध्य पूर्व युद्ध की आशंकाओं को हवा दे रही हैं। हमास की सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड का कहना है कि वो गजा में विदेशी नागरिकता रखने वाले 12 बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल के ज़मीनी हमले इस काम को पूरा करने से रोक रहे हैं। बता दें, इजरायल ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो 241 लोगों को बंदी बना लिया गया था। अब तक 4 को रिहा कर दिया गया है। 2 इजरायली हैं और 2 अमेरिकी शामिल हैं। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि गजा आश्रयों में स्थितियां अमानवीय हैं और प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। इसने कहा है कि प्रति व्यक्ति जगह 2 वर्ग मीटर से कम है और कम से कम 600 लोग एक शौचालय साझा कर रहे हैं। बिगड़ती स्वच्छता स्थितियां इजरायल की निरंतर बमबारी से आश्रय लेने वाले लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भारी जोखिम पैदा कर रही हैं। युवा मतदाताओं को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रगतिशील समूहों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि इजरायल हमास युद्ध के प्रति उनके नजरिए के कारण लाखों युवा मतदाता अगले साल या तो घर पर रहेंगे या तीसरे पक्ष को वोट देंगे, बाइडेन को नहीं। उनके द्वारा जारी किया गया पत्र बाइडेन के 2024 के अभियान के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है, जिसमें बार बार होने वाले सर्वेक्षणों में संघर्ष के प्रति व्हाइट हाउस के नजरिए के संबंध में युवा और प्रगतिशील मतदाताओं के बीच बढ़ते असंतोष को दिखाया गया है। इजरायल की सेना ने सोमवार के अभियान के बारे में जानकारी दी है। सेना ने दावा किया है कि आईडीएफ के सैनिकों ने उत्तरी गजा पट्टी में हमास के एक मजबूत गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इजरायल का दावा है कि इस दौरान एंटी टैंक मिसाइलें और लॉन्च पैड, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और खुफिया जानकारियां जुटाई गई हैं। इजरायल की सेना ने कुछ ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से हमास अपना खुफिया और तकनीकी नेटवर्क चला रहा था। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने अल कुद्स अस्पताल के पास एक इमारत में छुपे हुए हमास लड़ाकों को देखा है। इजरायल ने कहा है कि इस इमारत को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद धमाके हुए, जिनसे पता चलता है कि यहाँ हथियारों का भंडार था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में युद्ध विराम और संभावित बंधक रिहाई की संभावना पर चर्चा की। हालांकि नेतन्याहू ने युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका और इजरायली सरकारें ऐसे संभावित अस्थायी विरामों पर संपर्क में रहेंगी और बाइडेन और नेतन्याहू आने वाले दिनों में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। हालांकि असलियत ये है कि अमेरिका के तमाम शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार और रविवार के प्रचंड प्रदर्शनों ने अमेरिकी सरकार को हिला दिया है। यही हाल इजरायल में भी है। वहां के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। तमाम सर्वे में बताया गया है कि यहूदी अब उनका इस्तीफा चाहते हैं। 3 दिनों पहले तेल अवीव में उनके घर के बाहर और इजरायली सैन्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को राज्य के चुनावों में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी
तो पहले ही साफ कर देते। मैंने हर बैठक में हिस्सा लिया। बार बार ये बात उठी कि क्या गठबंधन विधानसभा के लिए होगा या नहीं होगा, और फैसला हुआ ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस बात का नतीजा अब सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। अगर ये सही है तो जो कारगिल में हुआ तो उसके लिए इंडिया गठबंधन को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो फिर इंडिया गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं था। उमर ने कहा, मैं तो चाहूंगा कि ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएं तो जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन को बैठकर जो थोड़ी सी मुश्किलें और परेशानियां आई हैं, जो थोड़े रिश्तों में खटास आई है, उसे दुरुस्त करें, ताकि आगे अप्रैल मई में संसद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहे। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस को घेर चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान में राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार है। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण बढ़ना चाहिए। सदन में प्रस्ताव रखा कि इसे 50 की जगह 65% किया जाए। ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें, ये खबर पहले से चल रही थी कि नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ाने की बात करने वाले हैं और फिर बीजेपी घिर जाएगी। बीजेपी पहले से ही जाति गणना पर घिरी हुई है और नीतीश के इस दावे से और भी बुरी तरह से घिर जाएगी। अब देखना होगा कि बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड होगा। नीतीश कुमार के आरक्षण बढ़ाने के दावे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का बीजेपी समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकाय में भी 37% से बढ़ाकर 50% किया जाना जरूरी है। हालांकि बाकी बीजेपी नेताओं ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सुशील मोदी जातिगत जनगणना का भी समर्थन कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। उनका दांव है कि ऐसा करके देश को जातियों में बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आते समय अमरवाड़ा के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवारों से उनके वाहन की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 4 से 5 अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर है। वहीं इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद अब मंगलवार को बिहार विधानसभा में इसकी सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की लगभग 1/3 आबादी गरीब है। राज्य के 34.13% परिवारों की मासिक आय मात्र 6,000 रुपये ही है। ये ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बिहार में हुए जाति आधारित गणना के दौरान हुए इस आर्थिक सर्वे में 2.76 करोड़ परिवारों की गणना हुई है। इसमें से 94.42 लाख परिवार, जो कि कुल आबादी का 1/3 के करीब हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 6,000 रुपये महीना कमाने वाले परिवारों की संख्या 34.13% है। वहीं 6,000 से 10,000 तक कमाने वालों की संख्या 29.6% है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में SC और ST वर्ग के सबसे ज्यादा लोग गरीब हैं। सबसे कम गरीब सामान्य वर्ग में हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा गरीब हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग में 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जनजाति वर्ग में यानी SC में 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग में यानी ST में 42.7% गरीब परिवार हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32% परिवार, ब्राह्मण में 25.3% परिवार, राजपूत में 24.89% परिवार, कायस्थ में 13.83% परिवार, शेख में 25.84% परिवार, पठान में 22.20% परिवार और सैयद में 17.61% परिवार गरीब हैं। बिहार में केवल 7% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 9.19% लोग ही 12वीं तक की शिक्षा लिए हैं। इस साल के शुरू में राज्य में जाति जनगणना कराई गई थी और इसके नतीजे पिछले महीने ही आए थे।
बिहार में 22.67% आबादी ने कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा हासिल की है और 14.33% आबादी ने कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा हासिल की है और 14.71% आबादी कक्षा 9 से 10 तक की पढ़ाई की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को जातीय सर्वे रिपोर्ट पर विधानसभा में बयान दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ज्ञान दिया। नीतीश कुमार ने भरे सदन में कहा कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। इसे समझाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन को लेकर उदाहरण दिया। नीतीश ने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी होगी अगर, तो जब शादी होगी तब पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में और बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम है कि पुरुष ठीक है, लेकिन लड़की कहेगी कि अंत में उसको बाहर कर दो। ऐसा ही करके वो अपना भाषण आगे बढ़ाते रहे। नीतीश कुमार जब ये बातें बिहार विधानसभा में कह रहे थे तब सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक हंस रहे थे, जबकि महिला विधायक झेप गई थी। बिहार में बीजेपी की महिला विधायक निक्की हेब्रम ने नीतीश कुमार के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश के सेक्स एजुकेशन को लेकर दिए गए बयान का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। इसका अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो गलत बात है। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया है वो सेक्स एजुकेशन के बारे में था, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं। इससे बचना चाहिए। इसकी तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। साइंस बायोलॉजी तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बच्चे पढ़ते हैं। उनका बयान आबादी कंट्रोल को लेकर था। इसे लोगों को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। कभी इधर बम फूटने की खबर आती है तो कभी उधर बम फूटने की खबर आती है। कभी यहाँ मार दिया काट दिया की तो कभी उधर ऐसी ही खबर आती है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंसा अपराध का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू में करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छीना गया है। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार दी गई, जीवन बर्बाद कर दिया गया। आप लोगों को बम बंदूकों के साए में जीना है क्या? हर साल दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और इसी के साथ पंजाब हरियाणा के किसानों की पराली जलाने की घटनाओं को दोष दिया जाता है। हर साल सुप्रीम कोर्ट भी पराली नहीं जलाने की चेतावनी राज्यों को देता है। हर साल एक जैसी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 7 नवंबर को पंजाब को निर्देश दिया कि पराली जलाना फौरन रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से रोकना सरकार का काम है। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को पराली जलाने पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि ये यानी कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करते हैं, ये आपका काम है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करिए। सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।